तो बात हो रही है यहाँ पर डिबेंचर्स की। इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर क्या होता है, एक तरह का एक लोन होता है। डिबेंचर्स को अपन एक तरह का डेट बोल सकते हैं, डेट का मतलब वही आपका लोन, ठीक है। ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट कैसे आई, क्यों आई, इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये अपन ने शेयर्स के थ्रू देखा कि क्या होता है कि कंपनी कैपिटल रेज करती है, ठीक है, पब्लिक से पैसा लेती है और उस पैसे को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करके उससे जो रिटर्न आता है उस रिटर्न्स को वापस अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक है बेटा। तो उसमें तो क्या होता है, ये शेयर के अंदर जब इक्विटी में जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है शेयर होल्डर, तो वो कंपनी का ओनर बन जाता है, मतलब ओनर्स में उसका पार्टिसिपेशन हो जाता है, क्योंकि अपन इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मानते थे, अपन ओनर्स मानते थे। दूसरी चीज अपनी जो है वो ये है बेटा कि प्रेफरेंस शेयर जो होते थे वो आउटसाइडर्स होते थे, पर उनको भी अपन प्रॉफिट में शेयर डिविडेंड देते थे, ठीक है। तो वो चीज होती थी। अब क्या होता है बेटा, सपोज क्या है कि मुझे किसी कंपनी जो है अपनी अमाउंट रेज करना है, ठीक है। अब शेयर्स के थ्रू मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने कंपनी में ज्यादा फालतू के शेयर होल्डर्स को इन्वॉल्व करूं और प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करूं। तो मैं चाहता हूं कि मुझे पैसा कहीं ऐसे मिल जाए कि मेरा काम भी हो जाए और मुझे प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़े, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, कंपनी डिबेंचर्स को प्रीफर करती है, जो कि एक तरह का क्या होता है, डेट होता है, लोन होता है। जैसे शेयर्स होते हैं वैसे ही डिबेंचर्स को, लोन को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में अपन डिवाइड कर देते हैं। कि सपोज एक डिबेंचर अपन ने निकाला 100 रुपीज का, ठीक है, तो 100 रुपीज एक शेयर होल्डर से आ जाएंगे। अगर किसी ने 1000 खरीद लिए तो 1000 इंटू 100 1 लाख रुपीज अपने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अपना फंड रेज हो जाएगा। अब बात ये आती है कि इससे शेयर होल्डर को क्या फायदा है, कि भाई आप शेयर अपने को इशू कर रहे थे अपन, तो अपन फायदा देख रहे थे कि भाई डिविडेंड मिल जाएगा। अगर शेयर की प्राइस इन फ्यूचर मार्केट में बढ़ेगी, कैप्चर बढ़ेगा उसका, तो आप उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो फिर से रीसेल करके। ये सब चीजें आपने देखी। अब डिबेंचर में आपको क्या फायदा, आप शेयर होल्डर, आप क्यों समझ रहे हो कि डिबेंचर होल्डर अगर पैसा देंगे आपको एज अ डेट, एज अ लोन, कंपनी को पैसा क्यों दे, तो सीधी सी बात है कि लोन पे क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो कंपनी भी आपको उन डिबेंचर्स पे क्या करेगी, इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी पूरे होल ईयर का, ठीक है। मे बी वो बेसिस उसका 6 मंथ बेसिस हो सकता है या ईयरली बेसिस हो सकता है, पर पूरे 12 मंथ्स का आपको जितने टाइम पीरियड आप डिबेंचर उनके होल्ड करके रखते हो उतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा एक फिक्स रेट से। वो फिक्स रेट पहले से ही प्री डिसाइड होगी। जब कंपनी शेयर डिबेंचर इशू करेगी उसी टाइम वो रेट वो आपको बता देगी कि भाई हम 10% के रेट से आपको डिबेंचर पे इंटरेस्ट देंगे, या 12% से देंगे, या 14% से देंगे। तो अब उसमें प्रॉफिट में से सिर्फ अपने को इंटरेस्ट देना है, बाकी सारा प्रॉफिट किसका होगा, उस ओनर का, ठीक है। शेयर जबकि शेयर इशू करते हैं उस टाइम क्या होता है, जितने शेयर इक्विटी इशू होते जाएंगे उतने प्रॉफिट होल्डर्स बढ़ते जाएंगे, शेयर होल्डर्स बढ़ते जाएंगे, तो प्रॉफिट उतना ही उन लोगों में बांटना पड़ेगा अपने को। तो कंपनी ये चाह रही है कि भाई डेट से काम चल जाए अपना, और अपने को शेयर इशू नहीं करने पड़े, प्रॉफिट्स में ज्यादा ओनर्स नहीं बनाए अपन, और इंटरेस्ट अपन दे दे उनको फिक्स जो भी बने उसका, ठीक है। तो सपोज मैंने 5 लाख के डिबेंचर इशू किए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रखा है, तो उसमें 50,000 डिबेंचर का जो इंटरेस्ट बनेगा मैं उन डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दूंगा। यहां तक कोई डाउट किसी को, समझ में आ रहा है अच्छे से? पहले सुना हुआ है डिबेंचर के बारे में आपने? तो ये कुछ ऐसा ही था या कुछ अलग था? चलो बढ़िया। तो अब अपने को एक मेजर डिफरेंशिएशन की बात करें तो शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। डिबेंचर्स क्या होता है, एक टाइप का टर्म लोन है, एक टाइप का डेट है जिसपे फिक्स रेट से इंटरेस्ट पेमेंट होता है डिबेंचर होल्डर्स को, और एक फिक्स टिन्योर के बाद एक मेच्योरिटी डेट जब उसकी आएगी फिर से उन डिबेंचर होल्डर्स को रिडीम कर दिया जाएगा। रिडीम करने का मतलब फिर से रीपेमेंट कर दिया जाएगा उनको, कि जितने टाइम पीरियड के लिए जैसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं वे टाइम पीरियड के लिए इशू होते हैं, वैसे डिबेंचर्स को भी टाइम पीरियड के लिए इशू किया जाएगा, कि जैसे 4 ईयर के लिए किया है, 5 ईयर के लिए किया है, 10 ईयर के लिए किया है, 20 ईयर। तो जितने ईयर के लिए किया है उतने ईयर तक तो कंपनी को उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करना है, और उसके बाद जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, मेच्योरिटी डेट जब आ जाती है, टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, तो उस डेट को आपको सारा का सारा पेमेंट है उस डिबेंचर होल्डर्स को फिर से रिफंड करना पड़ेगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा, जिसे डिबेंचर का रिडम्पशन कहा जाता है। जो अपन नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद जो पढ़ेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ने के बाद वहां पर देखेंगे कि रिडम्पशन किस तरीके से किया जाता है, उसके क्या मेथड्स होते हैं, तब उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली मेन चीज जो है डिबेंचर्स का मीनिंग सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। कोई डाउट है अगर आपको तो आप पूछ सकते हो अभी भी, अपन उसको सोल्व करेंगे, देन उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। नहीं है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं।
चलो बढ़िया। तो अब इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है बेटा वो पूरा सिमिलर है, उसी की तरह जो शेयर आपने इशू किए थे उसी तरीके से इसकी एंट्रीज होती है। कुछ छोटे मोटे चेंजेस है, वो मैं भी चेंजेस बोर्ड पे आपको बताऊंगा, उससे आपको क्लियरेंस मिल जाएगा कि अपन को क्या करना है। डिबेंचर्स का भी कंडीशन वही है बेटा कि ये इशू हो सकते हैं। अब शेयर पे कंडीशन क्या थी कि दो कंडीशन पे शेयर इशू किए जा सकते थे, एक तो आप पार पे कर लो और एक प्रीमियम पे कर लो। पर डिबेंचर्स जो है उसमें तीसरी कंडीशन और आ सकती है, वो है डिस्काउंट। जो पहले शेयर पे डिस्काउंट होता था वो तो बंद हो गया, मैंने बताया था आपको। तो शेयर सिर्फ पार और प्रीमियम पे इशू हो पाते हैं, बट डिबेंचर्स को आप डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हो, पार पर भी कर सकते हो और प्रीमियम पर भी कर सकते हो। तो तीन कंडीशन हो गई। तो अब अपन ने जैसे बात की थी, रूल तो वही रहेगा, पार वैल्यू जो होगी वो डिबेंचर के सामने चलेगी। उसके बाद अगर प्रीमियम आप चार्ज कर रहे हो एक्स्ट्रा तो एसपीआर वहां पर क्रेडिट हो जाएगा, जैसे आप शेयर के टाइम पे करते थे। अब नई चीज यहाँ पे डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट अपने लिए क्या होगा, नुकसान होगा। सीधी सी बात है, कंपनी 100 रुपीज का डिबेंचर है, अगर उसको 90 रुपीज पे पब्लिक को ऑफर करती है या इशू करती है, तो वहां पर 10 रुपीज जो कम ले रही है कंपनी, वो 10 रुपीज क्या है, डिस्काउंट है। और वो डिस्काउंट ही आपके लिए क्या है, लॉस है एक तरह का कंपनी के लिए। तो डिस्काउंट की नेचर एज ए लॉस, एज ए एक्सपेंस आप उसको कंसिडर करें तो डेबिट होनी चाहिए, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जहां पर भी आप डिस्काउंट अलाउ करोगे वहां पर उस एंट्री में डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, और एसपीआर का लॉजिक जो है वो आपका एज ए रिजर्व, एज ए इनकम, आप उसको क्रेडिट लिखते हो। ठीक है, कोई परेशानी किसी को यहां तक? उसके बाद अपन ने बोला कि शेयर्स आपके बेटा एक तो लमसम पेमेंट से इशू किए जा सकते हैं। लमसम पेमेंट का मतलब ये कि सारा पैसा कंपनी एक साथ मांग ले और सारा पैसा एक साथ कलेक्ट कर ले एप्लीकेशन के टाइम पर ही। और दूसरा ऑप्शन अपन ने देखा था कि कंपनी एप्लीकेशन पे कुछ पैसा ले, फिर अलॉटमेंट पे ले, फिर फर्स्ट कॉल करे, फिर सेकंड कॉल करे या थर्ड कॉल, जो भी कंपनी की इच्छा है उसके अकॉर्डिंग। तो वो कंडीशन कहलाती है इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट में जब पेमेंट लेती है कंपनी, तो डिबेंचर्स भी इन दो तरीके से इशू किए जा सकते हैं। एक साथ भी पैसा कंपनी मांग सकती है और कंपनी चाहे तो टुकड़ों में भी पैसा कलेक्ट कर सकती है। ठीक है यहाँ तक? तो ये तो सिमिलरिटी दिख रही है आपको यहाँ तक। चलो अब सपोज फर्स्ट अपन शेयर की बात करते हैं। जब शेयर आप सपोज मान लेते हैं कि सारे शेयर एक साथ इश्यू किए जाते हैं, पैसा एक साथ लिया जा रहा है शेयर का, तो आप उस टाइम ट्रेड में एंट्री क्या बनाते थे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यही बनाते थे। ठीक है, अब डिबेंचर में क्या करना है समझना, वापस बात तो वही है, पैसा तो आ ही रहा है तो बैंक तो डेबिट होना ही होना है। तो एंट्री में बैंक तो वापस डेबिट होगा ही होगा। जब आप एप्लीकेशन पे टाइम पे सारा पैसा लोगे तो बैंक डेबिट हो जाएगा वहां पर। फिर आप क्रेडिट करोगे किसको? तो आपको यहाँ पे बेटा शेयर की जगह डिबेंचर वर्ड यूज कर देना है। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन, सिंपल। यहाँ पे अपन ने शेयर एप्लीकेशन लिखा, यहाँ पे अपन डिबेंचर एप्लीकेशन लिख रहे हैं। कोई परेशानी इसमें? एंट्री वही है, पैसा आएगा, बैंक डेबिट होगा, किस बात का आ रहा है? एप्लीकेशन का आ रहा है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन। और अपन क्योंकि ये बोलते हैं कि जब सारा पैसा एक साथ लेते हैं तो अपन उसमें साथ में वर्ड अलॉटमेंट और यूज करते हैं। शेयर के टाइम पे भी बोला था बेटा मैंने ये कि जब भी अगर आप पैसा एक साथ ले रहे हो तो इसका मतलब ये कि शेयर का पैसा आते ही आप उसको अलॉटमेंट भी कर दोगे। तो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो वहां पे अपन वर्ड यूज करते हैं टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो सेम चीज आपको यहाँ पर भी करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर उसके बाद सेकंड एंट्री इसकी क्या करते थे बेटा? ये जो पैसा आ जाता था एप्लीकेशन में उसको ट्रांसफर करते थे आप। कहाँ ट्रांसफर करते थे? कैपिटल में ट्रांसफर करते थे। तो आपकी एंट्री क्या होती थी बेटा? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होती थी। तो एंट्री होती थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आप एंट्री लिखा करते थे। ठीक है बेटा, तो ये शेयर कैपिटल अपन ने लिख दिया, यही करते थे। अब अपने को यहाँ पे चेंजेस क्या करना है, वापस डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भी अपने को वापस डेबिट करना पड़ेगा, ये बात तो कंफर्म है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को आप फिर से क्या कर देंगे बेटा? डेबिट कर देंगे। अब बात आती है क्रेडिट की, तो आप यहाँ पे टू शेयर कैपिटल लिखते हो तो यहाँ पे टू डिबेंचर कैपिटल नहीं लिखना है। डिबेंचर कोई कैपिटल नहीं होती, इसके लिए कैपिटल वर्ड यूज नहीं होगा, सिर्फ क्या लिखा जाएगा? टू डिबेंचर। ठीक है बेटा, कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेंगे, ओनली क्या लिखेंगे? टू डिबेंचर। समझ में आ रही है बात सभी को? ठीक है, अब इसमें एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं बेटा, डिबेंचर्स के आगे हमेशा उसका एक परसेंटेज मेंशन होगा। वो परसेंटेज इस बात
आपको बताएगा कि उस पे डिबेंचर पे किस रेट से इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी, तो उसका नाम होगा, उसको नाम से पुकारा जाएगा। जैसे 10% डिबेंचर, 11% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, 15% डिबेंचर, 20% डिबेंचर। तो परसेंटेज जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि उस डिबेंचर पे इसी रेट से अपने को इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि बेटा यहाँ पर अपन जैसे 10% बोल रहे हैं तो यहाँ पे अपन लिखेंगे टू 10% डिबेंचर ट्रांसफर करते टाइम। 12 है तो 12% डिबेंचर, 15 है तो 15% डिबेंचर। समझ में आ रही है बात सभी को? कोई डाउट है क्या? अच्छे से क्लियर है? तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आपको क्लियर कर दी मैंने कि जो आप शेयर की एंट्री करते हो उसी तरीके से डिबेंचर की भी एंट्री करनी है, एप्लीकेशन का पैसा उसी तरीके से लेना है, उसी तरीके से ट्रांसफर करना है। दूसरी चीज आपकी ये थी कि अगर आप उस टाइम पे प्रीमियम चार्ज कर रहे होते थे तो यहाँ पे 2 SPR लिखते थे आप ट्रांसफर करते टाइम वाली एंट्री में, 2 SPR। SPR का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जब आप प्रीमियम चार्ज करते हो तो इशू के टाइम पे 2 SPR आता है। तो सेम चीज यहाँ पर भी आपको 2 SPR ही लिखना है, कोई चेंजेस नहीं। अगर आप प्रीमियम पे डिबेंचर इशू कर रहे हो, सपोज 100 रुपीज का डिबेंचर है, उसको आपने 25% प्रीमियम पे इशू किया तो आपको जो पैसा आएगा वो पूरा 125 आएगा। उसमें से 100 तो डिबेंचर का और 25 किसका हो जाएगा? प्रीमियम का। डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू आएगी, जैसे शेयर कैपिटल के सामने उसकी फेस वैल्यू आती थी वैसे डिबेंचर के सामने उसकी फेस वैल्यू चलेगी बेटा। प्रीमियम अलग है तो उसको सेपरेट लिखना है, तो जैसे प्रीमियम SPR है तो टोपन ने SPR करके उसको अलग से लिखा है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? चलो बढ़िया। तो ये तो हो गया बात कि आपका एक साथ जब पेमेंट आप इशू मतलब डिबेंचर इशू करते हो, पैसा ले लेते हो। अब इसमें डिस्काउंट वाली एंट्री भी आ जाए सपोज, तो अपने को यहाँ पे शेयर में तो अपन डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते पर डिबेंचर कर सकते हैं। तो अभी अपन ने रूल क्या बनाया कि SPR एज ए इनकम क्रेडिट करेंगे तो जब भी आप अगर डिस्काउंट पे अगर डिबेंचर इशू करें तो डिस्काउंट वहां पर क्या रहेगा? डेबिट रहेगा। उसको लिखेंगे अपन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, क्लियर? चलो बढ़िया। अब इसको हटा देते हैं अपन फिर इंस्टॉलमेंट में बात करके देखते हैं इंस्टॉलमेंट पे कैसे एंट्रीज चलेगी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कंपनी सपोज अगर सारा पैसा एक साथ नहीं लेके इंस्टॉलमेंट में लेती है, सपोज 100 रुपीज का कोई डिबेंचर है, उस पे एप्लीकेशन पे कंपनी बोल रही है कि भाई 25 दे देना, अलॉटमेंट पे आप 30 दे देना, फर्स्ट कॉल पे फिर आप 25 दे देना और सेकंड कॉल पे आप 20 दे देना। सपोज इस तरीके से कोई कंपनी पैसा ले रही है तो 100 रुपीज का डिबेंचर आपका हो गया। 100 का डिबेंचर 100 पर इशू हो रहा है तो वैल्यू क्या लगेगी बेटा? पार वैल्यू, है ना। और 100 का डिबेंचर 120, 110, 125 पे इशू हो रहा है तो प्रीमियम वैल्यू। 100 का डिबेंचर 90, 95 पे इशू हो रहा है तो डिस्काउंट हो गया वहां पे। क्लियर है सभी को? फेस वैल्यू पे अगर इशू हो रहा है तो उसको पार वैल्यू बोलेंगे, पार से ऊपर की वैल्यू पे चला गया तो प्रीमियम, नीचे आ गया तो डिस्काउंट। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पे अपन फर्स्ट एंट्री वापस वही डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी फर्स्ट बैंक वाली एंट्री लिखना, मैंने डायरेक्ट ट्रांसफर वाली लिख दी है। फर्स्ट पैसा आने की एंट्री आपको क्लियर होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, अब नीचे वापस ट्रांसफर करोगे तब डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, कैपिटल नहीं लिखना है ना, सिर्फ डिबेंचर लिखना है। ठीक है, जैसे 25 है तो 25 से आप फर्स्ट एंट्री करोगे तो 25 से ये ट्रांसफर करने वाली एंट्री भी आ जाएगी। कोई डाउट यहां तक किसी को? अब उसके बाद अलॉटमेंट आपको ड्यू करना है। जैसे आप शेयर के टाइम पे एंट्री करते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जिस बात का पैसा मांग रहे हो उसको ड्यू करने की एंट्री जब आप करते थे तो आप ये लिखते थे। तो अब यहाँ पे भी अपने को ये लिखना है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। जितने भी परसेंटेज उसके लिखे हुए होंगे वो आपको यूज करना है बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। अमाउंट आपका जैसे कितने मांग रहे हो आप अलॉटमेंट में 30, तो 30 रुपीज आप ड्यू करोगे। अब बस बात तो वही है कि पैसा किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, एरियर एडवांस सब इसमें भी कंडीशन वही है। जैसे आप एरियर एडवांस की बात की थी वैसे यहाँ पर भी कोई डिफॉल्टर हो सकता है चाहे, तो उसका अमाउंट अपन सेम जैसे शेयर में डिडक्ट कर लेते थे वैसे ही डिडक्ट करके लिख लेंगे। तो पैसा जब आएगा अलॉटमेंट का तब एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? बस बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है तो किस बात का आ रहा है? अलॉटमेंट का, तो टू डिबेंचर अलॉटमेंट लिख देंगे आप। समझ में आ रही है बात सभी को बेटा? फिर अगर आप ये बोलते हो कि फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है तो वापस एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। फिर पैसा आएगा तो पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट किस बात का आ रहा है? फर्स्ट कॉल का आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल।
फिर आप सेकंड कॉल कर रहे हो ड्यू कर, तो ड्यू करने की एंट्री पहले वापस होगी, तो एंट्री बनने की डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ड्यू हो गया। फिर पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड कॉल जो भी है आपकी वो लिख दोगे आप। तो इस तरीके से आपको ये सारी एंट्रीज इजीली हो जाएगी जो आप शेयर के टाइम पे कर देते हैं। अब बोलो कोई परेशानी हो तो? अच्छे से क्लियर हो गया सभी को? चलो अब इसके अंदर अपन एक कंडीशन डालते हैं बेटा कि सपोज ये डिबेंचर आपका प्रीमियम पे इश्यू किया जाए, ठीक है, और प्रीमियम है 20 रुपीज और प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पे चार्ज किया जाए सपोज, तो 30 + 20 इस तरीके से अपन डिनोट करते हैं, 30 तो डिबेंचर का और 20 प्रीमियम का एक्स्ट्रा। तो अब टोटल अमाउंट कितने से आप करोगे बेटा? 50 से। तो ये ड्यू करने की जो एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर लिखोगे आप, वहीं पे आप क्या लिख दोगे बेटा? 2SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 50 रुपीज आपको अलॉटमेंट में लेने हैं, उसमें से 30 तो आपके डिबेंचर के और 20 आपके प्रीमियम के, ठीक है। और जब पैसा आने की एंट्री करोगे तो 50 रुपए पूरे आ जाएंगे, तो बैंक वाली एंट्री में आप 50 से एंट्री कर सकते हो, ठीक है। क्या कोई डाउट है? डाउट है? नहीं है ना? चलो बढ़िया। अब अपन एक काम करते हैं, अब इसको डिस्काउंट पे भी लेके देखते हैं। सपोज 100 रुपीज का डिबेंचर है, कंपनी 10% डिस्काउंट पे इशू करी, तो 10 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, तो 30 - 10 इस तरीके से लिखना पड़ेगा। 10 रुपए डिस्काउंट है, 30 चाहिए, तो अपन प्लस की प्रीमियम था तो प्लस यूज कर रहे थे, डिस्काउंट है तो माइनस यूज करेंगे। मतलब ये कि 30 रुपए आपको चाहिए पर आप 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, तो इसका मतलब ये कि पब्लिक आपको 20 देगी। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो अभी आप ड्यू, पहले तो ड्यू करने की एंट्री करोगे आप कि भाई अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर ले, तो ड्यू करने की एंट्री आपकी वही डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर अब अपन ने बोला कि डिस्काउंट जो है वो अपने लिए नुकसान है तो डेबिट करना पड़ेगा, तो आप इसको यहाँ पे क्या लिखोगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा। फिर टू डिबेंचर, जो भी जितने भी परसेंटेज वाला आपका डिबेंचर है उसको लिख दो। फिर अब अलॉटमेंट के सामने आपको पूरा बेटा क्या लिखना पड़ेगा? उसके अकॉर्डिंग आप पैसा जो ले रहे हो तो 20 डिबेंचर अलॉटमेंट में 20 चाहिए, 10 रुपए का आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो, तो अल्टीमेटली डिबेंचर के सामने वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 30, ठीक है। अब पैसा जब आएगा तो बैंक वाली जब आप एंट्री करोगे तो पब्लिक सीधी सी बात है कि आपको 30 थोड़ी देगी, 20 ही दे पाएगी, क्योंकि आप 10 रुपए का उसको डिस्काउंट दे रहे हो। तो टू डिबेंचर अलॉटमेंट बैंक टू अलॉट लिखोगे आप, तब आपको अमाउंट आपको 20 ही लेना है, 30 आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपने 10 रुपीज का उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? अच्छे से क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर? चलो फिनिश।